गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने स्टेटवरी अपडेट रिलीज़ किया है नवंबर 23 एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी मई 23 एग्ज़ाम के अंदर अपीयर किया था और किसी कारणवश उनका ये अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, उन लोगों को क्या है, ये जो अमेंडमेंट्स नवंबर 23 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। पहली बात तो कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, यहाँ पे जो 1 नवंबर से 1 नवंबर 22 से लेके 30 अप्रैल 23 तक, 30 अप्रैल 2023 तक के जो भी एडिशनल अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो अपनी नई क्लासेस हैं उनमें तो ये पूरे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमने क्या है रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज दे हैव बीन रिकॉर्डेड एंड बेसिकली वो क्लासेस में अपडेट हुए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स ने क्लासेस पुरानी ले रखी हैं उन लोगों के लिए ये मैं अलग से क्या है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि क्या है नवंबर 23 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन दीज अमेंडमेंट्स विल बी व्हाट एवर अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड अप टू 30th of April 23 दे विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। जो फाइनेंस एक्ट 22 है उसके जो अमेंडमेंट्स 30/4/2023 तक क्या है प्रभावी हो गए हैं वो सारे आएंगे। तो अब लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन relating to what chapter wise we will be discussing. So here chapter wise we will be discussing in the second chapter, that is supply under GST. अब क्या होता है, देखिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या लेते हैं, पॉलिसी करा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या है पॉलिसी करा रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉलिसी हमने कराई, अब सपोज कीजिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर अपन ने कोई भी क्लेम लॉज नहीं किया, नो क्लेम इज लॉज, क्योंकि अपने को कोई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब क्या करती है ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या देती है आपको, जैसे अगर आपका प्रीमियम अमाउंट 15,000 रुपये है तो उसमें 20% का एक तरह से एनसीबी का डिस्काउंट दे दिया, नो क्लेम बोनस डिस्काउंट, यानी ये आपको 3,000 रुपये का से डिस्काउंट मिल गया, ये 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो अब इशू एक तो ये है, आगे हम वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो डिस्काउंट है ये बेसिकली एक तरह से डिडक्टेबल रहेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि भाई आपका अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स या ईयर्स में कोई क्लेम नहीं हुआ तो हम आपको क्या है डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट बेसिकली क्या रहेगा, डिडक्टेबल रहेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। जब अपन इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी की बात करते हैं तब ये डिस्काउंट डिडक्टेबल है, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात ये आ रही थी कि जब क्या ये जो अपन ने क्लेम नहीं लिया, अपन ने कोई क्लेम नहीं लिया और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको ये डिस्काउंट दिया, तो ये क्या कोई आपको कंसीडरेशन मिल रहा है क्या है ये कोई कंसीडरेशन की एम्बिट में आ रहा है क्या? कौन से कंसीडरेशन की एम्बिट में? क्या हमने कोई इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे दी क्या? कौन सी सर्विसेज दे दी? ओब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। और क्या हमको इस पे क्या है जीएसटी चार्ज करना होगा क्या? देखिए इशू क्या है, मैंने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंसीडरेशन माना जा सकता है क्या? क्यों एनसीबी दिया जा रहा है? एनसीबी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैंने पिछले वाले सालों में कोई भी इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च नहीं किया। तो इसके लिए इन्होंने एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन दिया है। डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन ये बोलता है कि अपनी तरफ से देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द
इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, अपनी तरफ से कोई सप्लाई नहीं हुई है। इंश्योर्ड जो है, जो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस कराया, उसको इंश्योरेंस कराया जिसने, उसको, उसने कोई इंश्योरेंस कंपनी को क्या है, कोई सप्लाई नहीं दी है इन फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन फ्रॉम टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। इसलिए ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, एक तरह से हमने कोई सप्लाई नहीं दी है, तो ये नहीं माना जा सकता कि अपने को जो नो क्लेम बोनस मिल रहा है, ठीक है, उस पे क्या है, हम जीएसटी चार्ज करें। हम मतलब इंश्योर्ड क्या है, जीएसटी चार्ज करे, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो एक बार देखिए, द इशू विच अरोज, व्हाट इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रीडिंग द हेडिंग, देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस, no supply of service by insured to the insurance company, no supply of service by the insured to the insurance company in lieu of NCB, in lieu of NCB offered by the said insurance company to him. So what was the issue? The issue which arose for consideration was whether deduction on account of NCB, no claim bonus, whether deduction on account of NCB allowed by insurance company from insurance premium payable by the insured, from insurance premium which has been payable by the insured। 15,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देना था, 3,000 का एनसीबी दे दिया, तो ये क्या 3,000 रुपए कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द previous year, obligation to refrain from act of lodging what, insurance claim during the previous year or years. So they have given a clarification in this regard that as per the practice prevailing in the insurance sector, the insurance company deduct what, NCB from the gross insurance premium amount when no claim is made, when no claim is made by the insured person ड्यूरिंग द प्रीवियस इंश्योरेंस पीरियड्स। ये तो आपको भी पता है, चाहे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ कैसा भी। सो द कस्टमर्स और से इंश्योर्ड प्रोक्योर्स इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाई द कस्टमर प्रोक्योर्स द इंश्योरेंस पॉलिसी? द कस्टमर प्रोक्योर्स द इंश्योरेंस पॉलिसी to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of the policy and is not under any contractual obligation, and is not under any contractual, he is not under any contractual obligation not to claim an insurance, not to claim an insurance during any period covered under the policy in lieu of the NCB। तो ऐसा कोई ये थोड़ी कि हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे, अरे भाई आग लगेगी तो क्यों नहीं लेगा, एक्सीडेंट होगा तो क्यों नहीं लेगा, वो लेगा इसलिए तो उसने पॉलिसी ली है। ये थोड़ी कि मेरे को नो क्लेम बोनस मिलेगा इसलिए मैं नहीं लेता। तो इट्स देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट, it is therefore clarified that there is no supply provided by the insured to the insurance company in form of agreeing to the obligation to refrain from an act of lodging insurance claim during the previous years or years, and NCB cannot be considered as a consideration. NCB cannot be said to be a consideration for any supply provided by the insured to the insurance company। तो हम जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड दैट वी आर प्रोवाइडिंग एनी सप्लाई टू द इंश्योरेंस कंपनी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तो एक तरह से ध्यान रखिएगा, ये हमारी तरफ से कोई सप्लाई नहीं है, इस पर कोई जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। बेसिकली जब सप्लाई नहीं है तो ये कोई थोड़ी मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने को डिस्काउंट दे दिया, इट्स अ कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। तो कोई सप्लाई नहीं है, इसका ये सर्कुलर 27/12/22 को ये जारी किया गया। फिर नेक्स्ट जो चार्जिंग सेक्शन है वहां हमने देखा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो चार्ज ऑफ जीएसटी में सेक्शन 9(3) किसके लिए था, 9(3) और 9(4) किसके लिए था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए था। उन्होंने क्या है, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज दे रखी हैं, उन्होंने नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज दे रखी है जहां पे क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, यानी बेसिकली रेसिपिएंट को क्या है, जीएसटी पे करना पड़ता है आरसीएम के तहत। अब उसमें अपन ने देखा था कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, वो दे रखे हैं उन्होंने कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली वो सर्विसेज दे रही हैं, वो सर्विसेज दे रही हैं तो बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी को क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत
क्या है, जीएसटी देना पड़ता है। ये सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिजनेस एंटिटीज को अगर वो सर्विसेज दे रही होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी जो बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज दे रही है, आरसीएम के तहत टैक्स होता है। तो जहां अपन ने यहाँ जब मीनिंग पार्ट पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी एम्बिट में क्या आ रहा था, जो डेफिनेशन आ रही थी पहले, उसकी एम्बिट में क्या आ रहा था कि भाई यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस पे अप्लाई होएगा, वहाँ पार्लियामेंट पे भी एप्लीकेबल है और स्टेट लेजिस्लेचर्स पे भी ये प्रोविजंस क्या है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एम्बिट में आएंगे। अब इसी में ही फर्दर इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तो आ ही रहे हैं, यानी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल भी आ रहे हैं, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल भी आ रहा है, फंडामेंटली कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल भी आ रहे हैं। तो अब देखिए, एक तो जो कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज, जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, अपन ने देखा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज देगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लग रहा होता है वैसे। अब इन्होंने इसमें ये कर दिया अमेंडमेंट कि अब जैसे कोर्ट ने कोई अदर सर्विसेज भी दी है, कोई टैक्सेबल सर्विसेज भी देता है कोर्ट, ठीक है, जैसे रेंटिंग वगैरह कैरी आउट कर दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल होगा, यानी रेसिपिएंट दैट इज अ बिजनेस एंटिटी जो ये सर्विसेज ले रही है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। सो फंडामेंटली लेट अस सी व्हाट दिस notification is. So here earlier what notification provided that the central government, ये जो प्रोविजंस हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है उसके जो प्रोविजंस हैं बेसिकली आरसीएम के, वो अप्लाई होंगे किसको, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को। ये आपके दे रखा था पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके स्कोप को थोड़ा सा क्या है बढ़ा दिया है, जो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एम्बिट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा क्या आएगा, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स भी आएंगे, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स भी आएंगे। तो प्रोविजन हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय देम सच एज रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस to telecommunication companies for installation of towers, renting of chambers to lawyers etc. ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज दे रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत क्या होगी, टैक्स होगी। क्रक्स ये है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो दे रहा है, ठीक है, वो सर्विसेज भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ रहा है, उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल भी आएंगे। सो हियर द विद इफेक्ट फ्रॉम 1 March 2023 they have amended to provide that the provisions of RCM will be applicable to what, courts and tribunal also. In case courts and tribunal are providing the services, reverse charge mechanism will be applicable. तो ये चार्ज वाले चैप्टर में आप चेंज कर लेना, ठीक है। अब अपन क्या है, जो एग्जेम्पशन वाला चैप्टर है, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर देखते हैं क्या अमेंडमेंट इन्होंने क्या है कैरी आउट किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंट्री 12 का, जो अपन ने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। अपन ने बोला था कि भाई रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग है तो एग्जेम्प्ट था, तो ये एग्जेम्प्ट था, ठीक है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ये रेंटिंग है, ये रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग है, तो ये क्या था, टैक्सेबल था, ये टैक्सेबल था। अब इसमें से थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर सपोज कीजिए मिस्टर एक्स क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है, ये रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ, ये रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ। तो अब तो यहां पे क्या हो गया कि भाई अगर पहले वाली एंट्री के हिसाब से तो ये टैक्सेबल हो रहा था, ये क्या हो रहा था, टैक्सेबल हो रहा था। अब सपोज करो मिस्टर एक्स ने फॉर हिज ओन यूज
नॉट फॉर बिजनेस, फॉर हिज ओन यूज ये प्रीमाइसेस रेंट पे ली है, ये प्रीमाइसेस उसने रेंट पे ली है, तो उस केस के अंदर एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल। ये अमेंडमेंट आया है 1st of January 23 से। This amendment has been made effective from 1st of January 23. Let us see what the amendment is. What entry 12 was? Services by way of renting of residential dwelling for use as residence is exempt, except where renting of residential dwelling, except where the residential dwelling is rented to a registered person. So registered person में टैक्सेबल था और आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा था, टैक्सेबल था और आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा था, ये देखा ही था आपने। अब इन्होंने ये इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है, समझिए, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, मैंने किस घर लिया है किराए पे अपने रहने के लिए घर लिया है, तब क्या वहां जीएसटी चार्ज होगा? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया है। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सप्लेनेशन बताया इन्होंने। दे आर क्लैरिफाइंग द स्कोप दैट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person। यानी एग्जेम्पशन के लिए एंट्री क्या करेगी? ये कवर करेगी कि जो आपने रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, वो द रजिस्टर्ड पर्सन इससे या तो प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का। एंड रेंट्स द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज एज हिज ओन रेजिडेंस, यानी उसने किराए पे लिया है फॉर हिज ओन रेजिडेंस, एग्जेम्प्ट रहेगा। सच रेंटिंग इज ऑन ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ से प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। रेंटिंग खुद के ओन अकाउंट पे खर्चा उसने प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर क्लेम नहीं किया। तो दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड आउट, सो हेयर दैट विल बी से, इस केस में ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो अगर अपन देखें, यही कर रहे हैं कि भाई रेंटिंग अगर रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? सोल प्रोप्राइटर है, और उसने क्या है? प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी में नहीं लेके खुद के पर्सनल यूज के लिए वो क्या है? इमोवल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो उस रेंट पे जीएसटी उसको आरसीएम के तहत पे नहीं करना, सर्विसेज क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर एक अपन ने एंट्री 23A पढ़ी थी, एक अपन ने एंट्री 23A पढ़ी थी। एंट्री 23A थी, अगर आप क्या है एक्सेस करते हो रोड पे या ब्रिज पे ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, ठीक है, एक तो टोल होता है, टोल एग्जेम्प्ट रहेगा अभी भी। एंट्री 23A थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, वो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब उस एग्जेम्पशन को इन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। दे हैव विथड्रॉन सच एग्जेम्पशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 23। उसके बाद देखिए अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में, स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, ये क्या माने जाएंगे? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। ये अपन ने एंट्री 66 के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। अब क्या है देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे वो नीट के एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, या फिर क्या है जेई के एडवांस को, जेई और जेई एडवांस के एग्जाम्स को कंडक्ट कर रही हैं, तो ऐसी एजेंसीज भी जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, ये क्या है? ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये भी क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ से कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली अगर हमने इनको सर्विसेज दी, ठीक है, तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज देते हो फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्या होएगा? ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए किसी भी कैंडिडेट्स को, तो स्टूडेंट्स है ही नहीं बेसिकली, वो तो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, तो वो सर्विसेज भी क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। तो एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and central and state educational boards for conduct of entrance examination extended to any authority. This exemption has been extended to any authority, board or body. This exemption has been extended to authority, board or body set up by the central or state government
including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to the educational institutions. So this they inserted an explanation in the education related entry, educational services से related जो entry है entry 66, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, एक explanation जोड़ा है. It clarifies that any authority, board or body, कोई अथॉरिटी है, बोर्ड या बॉडी है, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. किसके द्वारा सेटअप है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट करता है, जैसे जेई, नीट वगैरह. दे शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे फॉर व्हाट? फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम. किसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जा रहे हैं? फॉर से लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम or for admission to the educational institution. This is a very very important amendment. जैसे स्टेट बोर्ड्स हैं, CBSE है, वैसे ही जो भी अथॉरिटी, बोर्ड या बॉडी केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार सेटअप कर रही है, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शामिल है, वो क्या माने जाएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे. फॉर व्हाट? फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ से कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो ये करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आती है बात, एक एग्जेम्पशन में इन्होंने और दिया है क्लैरिफिकेशन, जो एयरफोर्स मैस है, जो एकोमोडेशन सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, टू इट्स पर्सनल्स. ये एकोमोडेशन सर्विसेज क्या है? ये मानी जाएंगी, जो एयरफोर्स मैस सर्विसेज दे रहा है, ये दे क्वालिफाई टू बी व्हाट? सर्विसेज जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, यूनियन टेरिटरी देती है, लोकल अथॉरिटी देती है टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, टू इंडिविजुअल्स. वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है. वो क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है. तो वही उसी एंट्री 6 की एम्बिट में आ जाएगा. ये सर्विसेज क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेगी. ये सर्विसेज क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी. तो हियर द क्लैरिफिकेशन इज ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी. आप ये ध्यान रखिएगा, जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज, GST on accommodation services supplied by Air Force Mess and other similar messes to its personnel will be exempt. So the issue which arose for clarification is whether GST is payable on accommodation service, whether GST is payable on accommodation services supplied by Air Force Mess to its personnel. Issue ये था. तो इसके लिए इन्होंने बोला कि all services which are supplied by central government, all services which are supplied by central government, state government, union territory, local authority to any person other than business entity, barring say few specified services as we have seen, postal services which have been provided by Department of Post, जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल वगैरह. अब 10 ग्राम से कम वाले को छोड़ के सब पे टैक्स लग रहा है. तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो देता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, पैसेंजर्स है, ये क्या है? इनको छोड़ के जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी देती है इंडिविजुअल्स को, वो क्या रहती है? एग्जेम्प्ट रहती है. Therefore clarified that accommodation service, जो accommodation service है, जो एयरफोर्स मैस प्रोवाइड करती है, और सिमिलर मैसेज जैसे नेवी की हो गई, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस की मैसेज हो गई, टू देयर पर्सनल्स और एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो क्या है? दे विल बी कवर्ड बाय एंट्री 6. वो एंट्री 6 के वर्चू से क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेगी. ठीक है, दे आर कवर्ड बाय एंट्री 6 प्रोवाइडेड द सर्विसेज सप्लाइड बाय सच मैसेज qualified to be considered as services supplied by central government, state government, union territory और local authority. एक बीच में provided और इन्होंने जोड़ दिया कि ये जैसे central government, state government, union territory और local authority जैसे अगर ये qualify करते हैं तो ये services क्या रहेंगी? exempt रहेगी. तो ये exemption वाला चैप्टर था.
अब एक प्लेस ऑफ सप्लाई में इन्होंने क्या है, एक सर्कुलर दिया, एक सर्कुलर दिया। सेक्शन 12(8) क्या है, सेक्शन 12(8) आईजीएसटी एक्ट का, ये क्या बताता है? ये बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन ये होती है। और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई तो क्या है, जहां गुड्स क्या है, आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। परंतु एक प्रोविजो भी दे रखा है 12(8) में। वो क्या कर रखा है कि अगर डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या है, आउटसाइड इंडिया है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कहां है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स हो जाएगी। ये अपने प्रोविजन में दे रखा है, जो कि फाइनेंस एक्ट 23 ने अब ओमिट कर रहा है, अभी नोटिफिकेशन आएगा इसका। तो कहने का मतलब ये है, अब बात इसी प्रोविजो पे चल रही है, इसी प्रोविजो पे पूरी बात चल रही है। पहले प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी अवेलेबिलिटी पे ये इशू है। तो इस बेसिकली क्या है, जो रेसिपिएंट है, द रेसिपिएंट इज एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी, भले से जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, आउटसाइड इंडिया ही हो, भले से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड इंडिया ही हो, ठीक है। तो रेसिपिएंट विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल दी आईटीसी। आईटीसी आप कब नहीं ले सकते? जब आप सेक्शन 16 की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हो या सेक्शन 17(5) के अंदर क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तब आपको आईटीसी एडमिसिबल नहीं होता है, अदरवाइज है ही है। तो देखिए सेक्शन 12(8) क्या कह रहा है। 12(8) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट द प्लेस ऑफ सप्लाई of services by way of transportation of goods including mail or courier to a registered person. It shall be the location of the registered person or where location of supplier when the location of supplier and recipient of services is in India. 12 तो तभी अप्लाई होता है। प्रोविजो ये बोलता है कि where the transportation of goods is to a place outside India. प्रोविजो ये क्या कहता है कि where the transportation of goods is to a place outside India, the place of supply of the said service shall be the destination of the goods. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी उस केस में? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगी। सिंस इन सच केसेस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कंसर्न टू बी द फॉरेन डेस्टिनेशन एंड नॉट द स्टेट वेयर द रेसिपिएंट इज से रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, डाउट्स वर रेज्ड रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द आईटीसी ऑफ द सेट सर्विसेज टू द रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया। तो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में इन्होंने दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला इशू क्या था, ये इशू है और ये क्लैरिफिकेशन है। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सेट सप्लाई आर लोकेटेड इन इंडिया। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आंसर आया इसका क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई? जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी उस केस के अंदर? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। बट नेचुरल है, ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगी। डेस्टिनेशन कहाँ है? आउटसाइड इंडिया है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये प्रोविजन बता दिया इन्होंने। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of goods including mail or courier where both the supplier and the recipient are located in India is determined in terms of section 12(8) of the IGST Act. ठीक है, ये 12(8) of the IGST Act सेक्शन है, ये इसने सेक्शन बता दिया। ठीक है, रूल नहीं है, सेक्शन है। Hence in case of supply of services by way of transportation of goods, hence in case of supply of services by way of transportation of goods including mail or courier where transportation of goods is to a place outside India where the supplier and recipient of the said supply of services are located in India, वापस से सिर्फ इतना सा अपने को क्या ध्यान रखना है इसमें, तो कोई नई चीज तो बता ही नहीं रहे। ये place of supply is concerned foreign destination where the goods are being transported,
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कंसर्न फॉरेन डेस्टिनेशन जहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन टू सेक्शन 12(8). सो जैसे देखिए X इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। X कहाँ है, ममता जी के राज्य में है, ठीक है, आज की स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में X कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। Who intends to export goods, ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट करना चाहता है गुड्स को। Y को ये एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। Y कहाँ पे है, Y सिंगापुर में। Y को ये एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, Y कहाँ पे है, सिंगापुर के अंदर है। अब यहां पे इसने क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की सर्विसेज ली है, एयरलाइंस के लिए ली सर्विसेज, ठीक है। कौन है एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, एयर कार्गो ऑपरेटर है जेड, एयर कार्गो ऑपरेटर है जेड, जो कि रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। ये भी कहां रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल में। तो अब ये पूछ रहा है कि इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, बट नेचुरल है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जो सर्विसेज जेड दे रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जेड टू एक्स, भले ही से रजिस्टर्ड पर्सन है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स हो जाएगी। डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स कहां पे है, इस केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है सिंगापुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई इस केस में, सिंगापुर हो गई। हियर इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जेड टू एक्स इज व्हाट, बेसिकली द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स सिंगापुर है in terms of proviso 12(8) of the IGST Act, in terms of proviso 12(8) of the IGST Act, ठीक है। अब इन केस, पहला तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन द केस गिवन इन वन अबाउ वेदर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई, कैसे जज करते हो इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है, यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है, यहां लोकेशन ऑफ सप्लायर है जो कि एयर कार्गो ऑपरेटर है, ये है वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड इंडिया सिंगापुर है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो ये क्या मानी जाती है जब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो, तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गई है, ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गई। और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, IGST। इंटरस्टेट सप्लाई इज व्हाट, सब्जेक्ट टू दी IGST, ठीक है। IGST इसके अंदर क्या है, लेवेबल होता है। जब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई हो, तो ये क्या है, IGST उसके इसके अंदर क्या है, लेवेबल हो जाता है, ठीक है। एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन था, ध्यान है आपको, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन था, क्या था, एक्सपोर्ट एयर फ्रेट को एग्जाम कर रखा था इन्होंने, एक्सपोर्ट एयर फ्रेट को एग्जाम कर रखा था, ये एक्सपोर्ट एयर फ्रेट को एग्जाम कर रखा था, और एक्सपोर्ट सी फ्रेट को भी एग्जाम कर रखा था, ठीक है। एक्सपोर्ट सी फ्रेट को भी एग्जाम कर रखा था, ये 30/9/22 तक था, ये 30/9/22 तक ये एग्जाम कर रखा था। ये एग्जाम्पशन अब विड्रॉ हो गया, IGST उस केस के अंदर क्या है, लेवेबल हो जाएगा। एंड इन केस गिवन इन वन अबव वेदर द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वुड बी एलिजिबल टू अवेल द ITC, क्या रेसिपिएंट विल बी एलिजिबल टू अवेल द ITC, क्या रेसिपिएंट को उस केस के अंदर ITC मिलेगा क्या। तो देखो ITC कब नहीं मिलता, जब सेक्शन 16 की आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, जब आप सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, या क्रेडिट क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है अंडर 17(5). तो ये कह रहे हैं कि इन केस गिवन इन वन अबव वेदर द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वुड बी एलिजिबल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the said input service of transportation of goods। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये,
Section 16 lays down the eligibility and conditions for taking ITC, where Section 17 provides for apportionment of credit and blocked credit under circumstances specified therein. The said provisions of law does not restrict, सीधा बोल दिया कि the said provisions of law does not restrict availment of ITC by recipient in India if place of supply of said input service is outside India. यदि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब नहीं है कि आपका आईटीसी उन्होंने क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. Thus, recipient of service of transportation of goods shall be eligible to avail the ITC in respect of the IGST so charged by the supplier, subject to fulfillment of the other conditions which have been laid down in section 16 and 17. So, जो एयर कार्गो ऑपरेटर है, उसने जो एयर फ्रेट पे जीएसटी चार्ज किया, यहां किसको चार्ज किया, एक्स से चार्ज किया, एक्स से चार्ज किया, एक्स को सर्विसेज दिए, एक्स से चार्ज किया है, उसको सर्विसेज दिए. मिस्टर एक्स will be entitled to avail input tax credit for the same. ठीक है, Mr. X will be entitled to avail the input tax credit for the same. So in example given above, thus the recipient of service, ये मेन बात है, the recipient of service of transportation of the goods shall be eligible to avail the ITC in respect of the IGST so charged by the supplier, subject to the fulfillment of the conditions which have been laid down in section 16 and 17. So in the example above, X would be eligible to take ITC, X would be bought eligible to take ITC of the IGST in respect of supply of services received by him from Z, subject to the fulfillment of conditions laid down in section 16 and 17 of the CGST Act. ठीक है, तो ये हो गया, ये अपने प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के रिलेटेड अमेंडमेंट थे. अब मैंने जो नो क्लेम बोनस की बात करी थी सेकंड चैप्टर में सप्लाई में, अब एक और यही उसी एनसीबी से रिलेटेड ये था इशू वैल्यूएशन में. वैल्यूएशन में क्या इशू आया कि जो ये एनसीबी जो नो क्लेम बोनस ये दे रहे हैं, क्या ये डिस्काउंट के एम्बिट में आएगा, क्या ये डिस्काउंट है, क्या ये डिडक्टेबल रहेगा, क्या ये डिडक्टेबल रहेगा वाइल कैलकुलेटिंग व्हाट, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडेड बाय सप्लाई जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है टू इंश्योर्ड. तो यस, ये क्या है, बेसिकली एनसीबी जो है 15(3)(a) की जो कंडीशंस हैं आर कंप्लाइड विद, ये सारी कंप्लाई हो रही है डिस्काउंट के लिए. ठीक है, क्योंकि ये इनवॉइस में डिडक्ट किया जा रहा है, एग्रीमेंट इसके रिलेशन में पहले से ही है. ठीक है, तो ये डिडक्टेबल रहेगा. तो ये अगर 15,000 रुपये का वैसे प्रीमियम है, एनसीबी 20% दिया उन्होंने, सपोज करो 3,000 रुपये, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गया 12,000 रुपये, उस पर जीएसटी लग गया एट रेट ऑफ से 18%. ठीक है, ये चीज़ है, 15 पे नहीं लग के 12 पे लगेगा. तो नो क्लेम बोनस इज व्हाट, permissible as deduction. No claim bonus is permissible as deduction under 15(3)(a) of for the purpose of calculation of the value of supply of insurance services provided by insurance company to the insured. So here, what was the issue under consideration? The issue which arose for clarification was what? Whether no claim bonus provided by the insurance company to insured
provided by insurance company to insured can be considered as admissible discount, whether the same can be considered as admissible discount for the purpose of determination of value of supply of insurance company provided by the insurance company to the insured. क्या ये admissible discount है क्या? तो 15(3)(a) के हिसाब से क्या होता है? ये डिस्काउंट कब डिडक्टेबल होता है? 15(3) पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं, ये तो डिस्काउंट एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई. सो एज पर सेक्शन 15(3)(a), value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply, which is given before or at the time of supply, if such discount has been duly recorded in the invoice. ये discount अगर क्या है, duly record किया गया in the invoice in respect of supply, ये आपको 15(3)(a) में पता ही है. तो जो insurance companies है, they make disclosure of the fact of the availability of what? Of the availability of the discount in form of NCB, subject to certain conditions to insured in insurance policy document itself, and also provide details of the NCB in invoices also. दोनों चीज है, पॉलिसी में भी है और इनवॉइस में भी ये डिडक्टेबल है. The pre-disclosure of NCB amount in the policy documents, the pre-disclosure of what? The NCB amount in the policy documents, and specific mention of the amount of discount in form of NCB, in form of NCB in the invoice, specific mention in the invoice in consonance with the conditions laid down for deduction of discount from the value of supply under 15(3)(a. तो 15(3)(a) की जो है conditions comply हो रही है, section 15(3)(a) की conditions comply हो रही है. It is therefore clarified, ये clarify कर दिया है, it is therefore clarified that NCB is permissible deduction. NCB क्या है? Permissible deduction है under 15(3)(a) for the purpose of calculation of the value of supply of insurance services provided by insurance company to the insured. 15(3)(a) बोल रहा है कि ये क्या रहेगा? बेसिकली जब 15(3)(a) की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो एनसीबी है ये डिडक्टेबल रहेगा. अकॉर्डिंगली वेयर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनसीबी इज प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस बाय द इंश्योर्ड to the by the insurer to the insured, GST will be leviable on actual insurance premium amount payable by the policy holder to the insurer after deduction of NCB. तो 18,000 पे या 15,000 की बजाय या जीएसटी किस पे देना पड़ेगा? या जीएसटी 12,000 रुपए पे देना पड़ेगा. ठीक है. अब एक इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया. गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है क्या? जो रुपे डेबिट कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड, ये इसका प्रमोशन हो कैश की जगह भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए 2,000 रुपए तक की जो ट्रांजैक्शंस है उस पे इन्होंने क्या है, गवर्नमेंट क्या दे रही है? एक तरह से आपको इंसेंटिवाइज कर रही है कि लोग क्या है ये रुपए डेबिट कार्ड भीम यूपीआई से पेमेंट करें. ठीक है. तो जो एक्वायरिंग बैंक्स हैं उन लोगों को इंसेंटिव दिया जा रहा है. तो क्या ये कंसिडरेशन माना जा सकता है क्या? इशू ये था कि जो इंसेंटिव मिल रहा है इस पे ये क्या कंसिडरेशन माना जा सकता है क्या जिसपे जीएसटी लग जाए? ठीक है. तो इन्होंने बोल दिया नहीं, ये कंसिडरेशन एक तरह से नहीं माना जा सकता है. इट इज नॉट अ कंसिडरेशन विच इज पेड बाय व्हाट? द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी सर्विसेज विच आर सप्लाइड बाय एक्वायरिंग बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये कंसिडरेशन नहीं है. एक तरह से क्या है, इंसेंटिव जो है बेसिकली एक सब्सिडी की नेचर का है. इट इज इन द नेचर ऑफ सब्सिडी. ठीक है. और सब्सिडी अपन ने बोला कि दैट सब्सिडी क्या है, वो इंक्लूड तब होती है जब विच इज स्पेशली लिंक्ड टू द प्राइस. तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वो कंसिडरेशन की एम्बिट में नहीं आएगा. तो लेट अस स्टार्ट दिस. दैट इज व्हाट क्लैरिफिकेशन
on the applicability of GST on the incentives paid by Ministry of Electronics and IT, Information Technology, to acquiring banks. जो incentive दिया गया है acquiring banks under incentive scheme for promotion of RuPay debit cards and low value Bhim UPI transactions. So here the issue which arose for clarification is whether GST is payable on incentive paid by Ministry of Electronics and Information Technology to the acquiring banks under incentive scheme for promotion of RuPay debit card. इनका काम क्या है? बोला कैश की जगह क्या हो, रुपए डेबिट कार्ड और ये भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रमोट हो, लो वैल्यू यानी 2000 रुपए तक के. Government incentivize. So under the incentive scheme for promotion of RuPay debit card and low value Bhim UPI transaction, government pays the acquiring bank. Government pays the acquiring bank as an incentive as percentage of value of RuPay debit card transactions and low value Bhim UPI transactions up to ₹2000. ठीक है, तो इस इंसेंटिव पे जीएसटी की बात चल रही थी. The Payment and Settlement Act 2007 prohibits bank and systems providers from charging any amount from a person making or receiving the payment through RuPay debit card or say Bhim UPI transactions. So here the services supplied by acquiring bank in digital payment system in case of transactions through RuPay and Bhim UPI is same as service they provide in case of transactions through any other card or mode of digital payment. अब इसमें अंतर क्या है? The only difference is that the consideration for such service instead of being paid by merchant या यूजर ऑफ द कार्ड, कौन पे कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव. तो जो ये मर्चेंट से या कस्टमर से ये पैसा चार्ज नहीं करके इंसेंटिवाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. हावेवर इट इज नॉट अ कंसिडरेशन पेड बाय गवर्नमेंट, ये इन्होंने क्लियर कर दिया. इट इज नॉट अ कंसिडरेशन paid by central government for any service supplied by acquiring bank to central government. Central government को कोई services नहीं मिल रही है. It is not a consideration which is paid by central government for any service supplied by the acquiring bank to central government. The incentive is in the nature of subsidy directly linked to price of the service and same does not form the part of the value of taxable supply. Incentive क्या है? Central government से subsidy मिल रही है. Incentive is in the nature of subsidy. Incentive क्या है? It's in the nature of subsidy. Okay, directly linked to what? The price of the service and same does not form the part of value of taxable supply in view of the provisions of section 2 clause 31 जो consideration की definition and section 15. So it's hereby clarified that the incentives which are paid by a Ministry of Electronics and Information Technology acquiring banks under the incentive schemes for promotion of RuPay debit card, low value Bhim UPI transactions, they are in the nature of subsidy. ये टैक्सेबल नहीं होंगे, दस नॉट टैक्सेबल. ठीक है, अब आईटीसी की बात करें, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर जीएसटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हमने क्या बोला था? अगर सपोज कीजिए 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, एक्स ने वाई को दिया, 18% की रेट से उस पर जीएसटी चार्ज किया गया, ये 1,18,000 रुपए है. और अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया गया, पेमेंट इज नॉट 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट इज नॉट मेड टू सप्लायर, तो क्या होता है? Recipient will be required to reverse the ITC, यानी इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा. अब बात यह आ रही है कि सपोज कीजिए उसने पार्ट पेमेंट किया 180 दिन के अंदर, इसको क्लैरिफाई कर दिया इन्होंने. अब सपोज कीजिए 1,18,000 की बजाय इसने क्या है
59,000 का पेमेंट कर दिया। हमने क्या किया, 18,000 का आईटीसी लिया था, 1,18,000 पे। तो जो प्रोपोर्शनेट पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा, ऐसे ऐसे कर लो, इसने 60,000 रुपये का पेमेंट किया, तो 1,18,000 में से 60,000 का पेमेंट किया, तो अब पेमेंट कितना नहीं किया, 1,18,000 में 60,000 तो पे कर दिए, बाकी 58,000 का पेमेंट नहीं किया। तो 58,000 इस प्रपोर्शन में आईटीसी इसको क्या है, रिवर्स करना पड़ेगा। ये अपन ने पढ़ा था सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) रेड विद रूल 37। सो सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) हेडिंग देखो पहले तो, ओनली प्रपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड। ये है ओनली प्रपोर्शनेट, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रपोर्शनेट आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा इन केस पार्ट पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई विद इन 180 डेज। पूरा नहीं करना है, प्रपोर्शनेट करना है। तो देखिए, ओनली प्रपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड in case of part payment of value of supply plus tax in respect of inward supply within say 180 days। ये कह रहा है, देखिए, सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) read with rule 37 as amended lately with effect from 1st of October 22 provides that the registered person must pay to the supplier the value of goods and services along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice। कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है अपने को, 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है within 180 days from the date of invoice पैसा सप्लायर को, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। However, where the registered person who has availed the ITC on any inward supply fails to pay the supplier thereof the amount toward the value of such supply plus tax payable thereon, कितने दिन के अंदर, within 180 days he shall pay an amount equal to the ITC availed in respect of such supply along with interest. However, it gave the impression that the whole of the ITC pertaining to such supply was to be reversed even though part payment could have been made to the by the recipient to the supplier। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए they have given now made an amendment। This appeared to be inadvertent departure from the the principle of proportionate reversal under original rule। Consequently, rule 37(1) has been amended retrospectively। They have amended the same retrospectively with effect from 1st of October 22 to provide for what? Reversal of an amount ITC proportionate to the amount not paid by recipient to the supplier vis-a-vis invoice value। 1,18,000 रुपए की इनवॉइस वैल्यू में 18,000 रुपए का आईटीसी लिया, अपन ने पेमेंट नहीं किया है 58,000 रुपए का, 60,000 का पेमेंट कर दिया, 58,000 का नहीं किया, तो 58,000 का नहीं किया 1,18 में से, तो आपको इतना अमाउंट क्या है, प्रपोर्शनेटली अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा। इतनी सी ध्यान रख लो। और जब सब्सिक्वेंटली वो पार्ट पेमेंट कर दोगे तो आपको क्या है, आईटीसी मिल जाएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी, a registered person who has availed ITC on any inward supply of goods or service or both, a registered person who has availed ITC on any inward supply of goods or service or both other than supplies on which tax is payable on reverse charge basis but fails to pay to the supplier thereof the amount towards such value of supply। ये कर दिया amendment, whether wholly or partly along with the tax payable thereon within the time specified in second proviso to section subsection 2 of section 16, that is within 180 days from the date of invoice, he shall pay या reverse, कितना reverse करना पड़ेगा, an amount equal to the ITC availed in respect of such supply proportionate to the amount not paid to the supplier। इतना ध्यान रख लो, proportionate ITC reverse करना पड़ेगा along with the interest under section 50 while furnishing the GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of the issue of invoice। जब भी आपका 180 दिन का पीरियड एक्सपायर हो रहा है, आपको ये रिवर्सल करना है उस महीने के जो भी GSTR 3B जाएगा along with the interest, आपको ये अमाउंट क्या है, रिवर्स करना है। और सब्सिक्वेंटली जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको क्या है, मिल जाएगा आईटीसी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ये है कि अगर आपने
आधा पेमेंट किया आधा नहीं किया, तो ये नहीं कि पूरा आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आधा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप सब्सिक्वेंटली पेमेंट कर दोगे 180 दिन के बाद, यू विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल दी आईटीसी। अब एक और बहुत खतरनाक नियम डाला इन्होंने, दैट इज रूल 37A। भाई साहब, जैसे मिस्टर एक्स हमारे सप्लायर हैं, हमारे सप्लायर हैं एक्स, 1 लाख रुपए का माल था, 18,000 रुपए का जीएसटी था, 1,18,000 रुपये। हमने क्या किया, ये माल लिया, आईटीसी ले लिया, ठीक है, माल लिया, हमने क्या है, आईटीसी ले लिया, ठीक है। अब ये उसने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर शो कर दिया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से शो कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो जीएसटीआर 3B है इसका, और इसका जीएसटीआर 3B इस महीने का फाइल ही नहीं किया इसने। जिस जो इनवॉइस इसका पन्ना है आईटीसी लिया, उसका जीएसटीआर 3B इसने फर्निश नहीं किया इन द स्टेटमेंट, ठीक है। क्या अगले साल की 30 सितंबर तक ये साहब फाइल ही नहीं हुआ है इसका जीएसटीआर 3B, ठीक है। तो देखो, सप्लायर की फॉल्ट से रेसिपिएंट हम लोग हैं, हमको क्या करना पड़ जाएगा, ये जो आईटीसी हमने लिया था इसको हमसे रिवर्स करा रहे हैं, इसको क्या है, हमसे रिवर्स करा रहे हैं। अरे टैक्स वो नहीं जमा करा रहा, मैं क्या करूं, टैक्स वो नहीं जमा करा रहा, उसका मैं क्या करूं, मेरे से इसको रिवर्स करा दिया, ठीक है। और इंतजार करो कि जब रेसिपिएंट वो टैक्स जमा करा देगा और अपना 3B दे देगा, तो फिर आपको क्या है, उसका आईटीसी वापस मिल जाएगा। क्या हाल है, ये उन लोगों के कारण हो रहा है जो फेक क्लेम्स इनएडवर्टेंटली पास करते थे, तो उसके कारण कई बार अच्छे लोगों पे सफर करना पड़ता है। दैट इज क्या, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। देखिए, ये नया रूल 37A इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 26/12/22। Newly inserted Rule 37A covers a situation where a registered person, हम है recipient, where a registered person, हम है recipient, avails ITC in GSTR 3B. We have availed the ITC in GSTR 3B for a tax period in respect of which the invoice या debit note या the details of which have been say furnished by its supplier, उसने जीएसटीआर 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से उसमें तो इसकी डिटेल दे दी, हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो गया। हावेवर सप्लायर डज नॉट फर्निश इन फॉर्म जीएसटीआर 3B, supplier does not furnish return in form GSTR 3B for tax period corresponding to the said statement of outward supply till 30th September following the end of the financial year in which the ITC in respect of which invoice or debit note has been say availed। 30 सितंबर तक, अगर आने वाले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक उसने अपना GSTR 3B नहीं भरा, इन सच केस द said amount of ITC जो हमने लिया, जो रेसिपिएंट ने लिया, shall be reversed by the said recipient while furnishing return in form GSTR 3B। हमको अपना आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक रिवर्स करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 30 नवंबर तक तो उसका इंतजार है। अब ये कह रहा है कि भैया आप रिवर्स करो, ड्यूरिंग विच सच आईटीसी हैज बीन से अवेल्ड। जब अपना जिस फाइनेंशियल ईयर में अपने आईटीसी अवेल किया था उसके 30 सितंबर तक आपको ये अमाउंट, 30 नवंबर तक ये अमाउंट आपको क्या है, जीएसटीआर 3B जो रिटर्न जाएगा 30 नवंबर तक, ऑन और बिफोर दैट यू आर व्हाट required to pay। However, where the said amount is not reversed by the recipient, जो अमाउंट नहीं रिवर्स किया इस पे 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं करेगा, उस पे इंटरेस्ट लग जाएगा
इंटरेस्ट लग जाएगा एट रेट ऑफ 18% पर एनम. However, the said amount of ITC is not reversed by the recipient. Such amount shall be payable by the said person along with interest under section 50. फिर बाद में उसने सप्लायर ने अपना 3B भेजा, फिर कब राधा नाचेगी, फिर कब आपको ITC मिलेगा, देख लीजिए. Further, where the said supplier subsequently furnishes the return in form GSTR 3B for the said tax period, the registered person may re-avail the amount of such credit in the return in form GSTR 3B for the tax period thereafter. साले गलत कर्म क्या है, जिनसे हमने माल खरीदा उस वो करे, डिफॉल्ट वो करे, तकलीफ हमको, हमने तो उसको पेमेंट कर दिया. अरे भाई डिपार्टमेंट वाले हमसे उसकी अमाउंट की क्या रिकवरी कर रहा है भाई, हमने तो उसको पेमेंट कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, उसके बावजूद तुम उससे डायरेक्ट रिकवर करो, हमसे रिकवर करवा लिया एक तरह से, फिर वो आपको आगे रिटर्न भेजेगा, वो जमा कराएगा, फिर आपको उसका क्या मिलेगा, ITC मिलेगा. क्या हाल है, बहुत ही खतरनाक हाल है. तो ये अभी तक ITC तक के प्रोविजन अभी अपन ने डिस्कस किए.